वैसे तो आपको व्रत के लिए ढेरों सारी रेसिपीज़ पता होंगी, लेकिन जब हम 9 दिन का व्रत करते हैं ना, क्योंकि नवरात्रि पास में आ गई है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 9 दिन का व्रत करते हैं। तो 9 दिन के व्रत में ना हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी फिट रख पाएँ, जिससे कि हम पूरे 9 दिन सर्वाइव कर पाएँ, इस तरह का हमें कुछ फलाहार चाहिए होता है। तो आज ना मैं आपके साथ ऐसी ही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 9 दिन कैसे बीत गए। तो चलिए अब रेसिपी की तरफ चलती हूँ। इसके लिए मैंने ना यहाँ छोटे वाले साबूदाने लिए हैं। आप चाहे तो मीडियम वाले साबूदाने या फिर बड़े साइज़ का जो साबूदाना आता है ना, उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। सबसे पहले हमें साबूदाने को ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद इसको निकाल कर हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, लगातार चलाते हुए, जिससे कि ये जले नहीं। जब तक साबूदाना ठंडा हो रहा है तब तक हमें आगे की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं उबले हुए आलू, 4 आलू लिए हैं मैंने, आप इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आलू का छिलका हटा लेना है और उसके बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। ग्रेटर से ही इसे ग्रेट करना है, क्योंकि अगर हम कद्दूकस करेंगे या हाथ से मसलेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें लम्स रह जाते हैं, तो हमें लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो सारे आलूओं को हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। तो आलू ग्रेट करने के बाद अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसके बाद देखिए 5 से 6 मिनट के अंदर ही ये साबूदाने अच्छे से ठंडे हो गए हैं। क्योंकि इसके दाने छोटे वाले थे इसलिए ये जल्दी ठंडा हो गया, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। तो अब हम इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है, आटे की तरह तो नहीं होगा, लेकिन इसे बिल्कुल बारीक करना है, थोड़ा ये दरदरा ही रहता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेट किए हुए आलू। अब डालेंगे इसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, इसके बाद आपको जो भी मसाले पसंद हो वो डाल सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो मसाले आपको डालने हैं वो डाल लीजिए। मैं इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाली हूँ और व्रत में खाने वाला सेंधा नमक डाली हूँ। अगर आप नमक खाते हो तो नमक डालिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्रत में जीरा भी नहीं खाते हैं, तो जीरा भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी मसाले खाना पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो बनाएंगे। पानी इसमें लगता है क्योंकि साबूदाना है ये, तो साबूदाना पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, तो हमें इस तरह से इसका डो बनाना है। तो इस डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना है, इसका हमें मीडियम डो बनाना है। तो अब इस डो के ना हम थोड़े थोड़े टुकड़े लेंगे और उसके बाद इस तरह से मसलते हुए हमें इसका एक लोई बनाना है। अब इस लोई को हम क्या करेंगे कि ये परथन लिया है मैंने, इसको दोबारा से मुझे बनाना पड़ा क्योंकि ख़त्म हो गया था। मैंने थोड़े से ही बनाए थे, तो दोबारा साबूदाने को भूनने के बाद मैंने इसको ग्राइंड किया और फिर इसका परथन बनाया। तो इस परथन में हमें लपेटते हुए ना इस तरह से इसकी रोटी बनानी है। अब क्योंकि ये साइड से थोड़ा-सा क्रैक हो गया है, देख रहे हैं आप, चारों तरफ से फटे हुए हैं, तो इसको एकदम गोल शेप में देने के लिए ना मैं इस तरह से एक बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी कटोरे वगैरह से भी इसको काट कर बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने ढेर सारी पूड़ियाँ बना ली और अब मैंने क्या किया ना कि ये जो स्टफिंग आप देख रहे हैं ना, ये मैंने कल बनाया था एक रेसिपी साबूदाने का मोमो। वो भी व्रत के लिए ही मैंने बनाया था। अगर आप उस रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये स्टफिंग मेरे पास बच गया था, तो मैंने इसको कैसे सधाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया ना कि ये जो डो मैंने बनाया है, इस डो की थोड़ी-सी बड़ी शेप में मैंने लोई ले ली और उसके बाद इसको गड्ढा करने के बाद इसमें इस स्टफिंग को डाल दिया और फिर इसे अच्छे से पैक कर लिया। इसके बाद मैं इसको बेल ली, जिससे कि ये स्टफ्ड पराठा बन गया व्रत वाला। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो आप व्रत के लिए इस रेसिपी को भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, हेल्दी भी है। तो अब हमने क्या करना है ना कि इसे अच्छे से पैक कर लेना है और उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, क्योंकि ये स्टफ्ड पराठा है और ये थोड़ा-सा इसकी स्टफिंग जो है ना वो थोड़ी-सी दरदरी थी, इसलिए ये फट रहा था। तो इसी तरह से हमें इसको बेल लेना है और उसके बाद हम इसे तवे पर सेक लेंगे, या फिर आप चाहे तो तेल में भी इसे तल सकते हैं। बस अगर हम तेल में तलेंगे ना तो ये ध्यान रखना होगा कि ये फटे नहीं। ये जो फट गया है ना अभी, पराठा बनाने से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इसको तलते हैं, इसकी पूरी बनाते हैं, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अब हमने क्या किया है ना कि पहले पराठे को सेक लिया है। देखिए इस तरह से हम इस पे अच्छे से अलट-पलट कर सेक लेंगे घी लगाते हुए। मैं यहाँ घी लगाई हूँ, अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप तेल भी लगा सकते हैं। तो दोनों साइड से जब इस पर थोड़े-थोड़े से ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाएँगे ना, तब तक हमें इसे सेकना है। बहुत ज़्यादा इसे सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साबूदाने का पराठा है और पहले से साबूदाने को हमने ड्राई रोस्ट करके इसका आटा बनाया था, तो पहले से ये थोड़ा बहुत पका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए इस तरह का हो जाए तभी हमें
इसे उतार देना है। तो मैंने यहाँ पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं, लगभग 4 पराठे मैंने बनाए हैं और इसके बाद ये जो स्टफ्ड पराठा है ना, इसे भी हम इसी तरह से अलट-पलट कर सेक लेंगे। इसको सेकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये स्टफ्ड है, थोड़ा मोटा है, इसलिए हम इसको थोड़ा टाइम देकर सेकेंगे। तो इस पराठे को बनाने के बाद मैंने इसके साथ पूरियाँ भी बनाई थी। देखिए ये पराठा सेक चुका है। 2 पराठे मैंने स्टफ्ड वाले बनाए थे और अब मैंने पूरियाँ बनाई। अच्छा, पूरियों को बनाने के लिए ना तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है क्योंकि साबूदाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेल सोखता है। तो अगर हम गरम तेल नहीं रखेंगे, तेल थोड़ा ठंडा रहा, मतलब नॉर्मल गरम रहा, तो फिर साबूदाना बहुत सारा तेल सोख लेगा और फिर जो पूरी होगी वो बहुत ऑयली हो जाएगी। तो तेल को हमें अच्छे से गरम रखना है और उसके बाद हम इसमें पूरी डालेंगे। डायरेक्ट पूरी के ऊपर हम कलछी नहीं चलाएँगे वरना फट सकता है। साइड से हमें इसे चलाते हुए इस तरह से इसे निकालना है। जब पूरी अच्छे से फूल जाए, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, फिर हम इसे निकाल लेंगे। पूरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ ढेर सारे व्रत वाले पूरी, पराठे और स्टफ्ड पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप इसे चाहें तो व्रत वाली सब्जी के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या दही के साथ खाएं, सबके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो व्रत में अब आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।